हितेश मिश्रा, आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पपुआ न्यू गिनी में फिर आया भूकंप, प्रशांत महासागर में अब सुनामी की चेतावनी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने सुषमा स्वराज से की बात। महाराष्ट्र में आपके 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा और वाजपेयी को भारत रत्न पर ओवैसी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने भी साधा निशाना। झारखंड में अपराध चिकित्सक की हत्या, हड़ताल का ऐलान। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुल से गिरी बस, 50 लोगों की मौत। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब पहली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, न्यू पपुआ गिनी में अगर हम बात करें, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है और प्रशांत महासागर में अब सुनामी की अगर हम बात करें, चेतावनी यहां पर दे दी गई है। इसके साथ ही साथ यहां पर लोगों की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं तमाम मौसम वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें या तमाम लोगों की बात करें, उनके लिए अब यहां पर एक चुनौती भरा समय यहां पर देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी अगर हम देखें तो पहले से नेपाल में भूकंप की दास्तां को अभी कोई भुला नहीं पाया है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब पपुआ न्यू गिनी में जिस तरीके से भूकंप आया है और उसके बाद अब प्रशांत महासागर में चुनावी जो हम बात करें, सुनामी की चेतावनी यहां पर दी गई है, उसके बाद मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पपुआ न्यू गिनी में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर सुनामी की आशंका है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.4 थी, जो उत्तर पूर्वी पपुआ न्यू गिनी के कोपोको शहर के करीब 130 किलोमीटर दक्षिण में 63 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित थी। दूसरी तरफ भूकंप की तीव्रता पहले 7.5 और गहराई 10 किलोमीटर बताई गई थी। आपको बता दें कि प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार भूकंप के केंद्र 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका है। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी स्थित जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी की अगर हम बात करें, उनके सहायक निदेशक क्रिस मैकी के अनुसार सुनामी की लहरें देखे जाने और किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर यहां पर नहीं है, लेकिन ऐसी मुश्किल की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, नेपाल में जिस तरीके से भूकंप आया, उसके बाद अब कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो दोस्ती का हाथ नेपाल की तरफ बढ़ाया गया और जिस तरीके से तत्काल सेवा पहुंचाई गई, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है और कहीं ना कहीं नेपाल का सच्चा हितैषी भारत को तमाम देश मान रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की और इस पूरे मुद्दे पर उनसे चर्चा की और साथ ही साथ उनकी यहाँ पर तारीफ भी की। जॉन कैरी ने सुषमा स्वराज से बात करके तमाम पहलू जाने और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की कि आगे जो नेपाल की स्थिति है वो क्या रहने वाली है और इससे किस तरीके से निदान नेपाल को मिलेगा। भारत की आने वाले दिनों में मदद जो है वो किस तरीके से रहेगी और साथ ही साथ अब तक भारत ने जो मदद की उसकी तारीफ करते हुए भी जॉन कैरी ने सुषमा स्वराज की तारीफ की और भारत के रुख की भी यहाँ पर बड़ाई करते हुए जॉन कैरी ने भारत और नेपाल की दोस्ती को यहाँ पर सराहा है। आपको बता दें, नेपाल में जिस तरीके से भूकंप आया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से तत्काल 4 घंटे के अंदर जिस तरीके से नेपाल में सेवा मुहैया कराई गई, नेपाल की मदद की तरफ हाथ बढ़ाया गया। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें तो भारतीय सेना की तरफ से जिस तरीके से ऑपरेशन मैत्री की शुरुआत की गई, ये तमाम वो कदम रहे, तमाम वो चरण रहे जिनकी वजह से भारत ने कहीं ना कहीं नेपाल को ये एहसास कराया कि जब तक भारत जैसा देश नेपाल का सहयोगी देश है, तब तक नेपाल को किसी तरह की मुश्किल और चिंता की बात यहाँ पर नहीं हो सकती है। ऐसे में तमाम देश इस वक्त जहां भारत और नेपाल की दोस्ती की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के संबंधों में भी अपने आप में प्रगाढ़ता आती नजर आ रही है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पहले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और पार्टी लगातार विवादों में रही। उसके बाद अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री पर भी विवाद उठा। कुमार विश्वास के किसी महिला के साथ अवैध संबंधों के उन पर आरोप लगे और आम आदमी पार्टी मुश्किल में जाती नजर आ रही थी। ऐसे में अब मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई। आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो आम आदमी पार्टी अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, उसी महाराष्ट्र के भीतर आम आदमी पार्टी के लगभग 350 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
इसकी वजह तमाम विवाद माने जा रहे हैं। फिर वो चाहे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई जाने की बात हो, या फिर आपको बता दें जिस तरीके से जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री को लेकर विवाद उठा, या कुमार विश्वास का विवाद हो, या आशीष खेतान के ऊपर लगे आरोप हो, इन तमाम आरोपों से आहत कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोग जो हैं, महाराष्ट्र में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो हताश और निराश और परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला उन्होंने यहाँ पर किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के भीतर फूट उत्पन्न हो रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से लगातार जिस तरीके से लोग जुड़े और उसके बाद जो लोग हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बढ़ती नजर आ सकती है। और न्यूज रूम लाइव में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पर ओवैसी ने सवाल क्यों उठाए। न्यूज रूम लाइव में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। जी हां, ओवैसी ने कहा है कि आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न किस आधार पर दिया गया। ओवैसी ने साथ ही साथ यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जिस तरीके से काम किए गए उसकी वो प्रशंसा नहीं करते, और उनका कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न के लायक नहीं थे। ओवैसी ने भारत रत्न पर सवाल उठाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को जिस तरीके से वो दिया गया है, इस पर तमाम सवालिया निशान खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, ओवैसी के बयान आने की देरी थी कि बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो ओवैसी पर भड़क गए और उन्हें भी साधा। उन्होंने ओवैसी की बात का जवाब देते हुए तमाम तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। साथ ही साथ बीजेपी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए ओवैसी पर कई तरीके के आरोप भी लगाए और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने पर कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं है। इवन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया था, खुले दिल से स्वागत किया था, तो ऐसे में बीजेपी का कहना है कि ओवैसी द्वारा सवाल उठाए जाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। उनका कहना है कि ओवैसी लगातार विवादों में बने रहना चाहते हैं और लगातार अपने आप की मौजूदगी दर्ज कराकर वो राजनीति में और विवादों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं तमाम विषयों को खड़ा करता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विवाद को भी पैदा करता दिखाई देता है। और अब अगली खबर का रुख कर देंगे। आपको बता दें कि झारखंड में एक चिकित्सक की अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। जी हाँ, ये मामला लगातार झारखंड में विवादों में चल रहा था। जिस तरीके से एक चिकित्सक का अपहरण यहाँ पर किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले के बाद लगातार झारखंड में लोग हड़ताल कर रहे हैं और इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं। आपको पूरी खबर अगर हम विस्तार से बताएं तो इस पूरे मामले पर अगर हम देखें तो गुमला से अपहृत जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर RB चौधरी की अपहर्ताओं ने फिरौती की रकम वसूलने के बावजूद रविवार की देर रात गला दबाकर हत्या कर दी। उनकी मौत से आक्रोशित चिकित्सकों ने शव के साथ सड़क पर उतरकर NH 78 को जाम किया और इसके बावजूद वहां कोई वरिष्ठ पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। देर रात तक सड़क जाम रहने के कारण दोनों ओर लंबी दूरी तक वाहनों का काफिला लगा रहा। दूसरी ओर अपहरण की घटना से आक्रोशित डॉक्टरों ने पूरे प्रदेश के सदर अस्पतालों में OPD सेवा बंद रखी है, जिसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है।
देर रात रांची में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बैठक कर निर्णय लिया कि अपराधियों की गिरफ्तारी तक सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि आईएमए ने अपनी मांगे रखी हैं। बुधवार से रांची में रिम्स, धनबाद में पीएमसीएच, जमशेदपुर में एमजीएम समेत दूसरे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जांच यहां पर नहीं होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से हत्या के बाद आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों ने जाम कर दिया है और जाम स्थल पर आईएमए के जिला सचिव डॉक्टर बीके महतो ने जाम स्थल पर मुख्यमंत्री, डीजीपी और स्वास्थ्य सचिव को बुलाने की मांग की है। आपको बता दें चिकित्सक मांग कर रहे हैं कि हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी हो, पर मृतक के परिजनों को 10 करोड़ रुपए मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी और चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहां पर अगर हम बात करें घोषणा भी की जाए। देर रात तक चिकित्सक शव के साथ रोड पर डटे रहे और यहां पर चिकित्सक की पत्नी निर्मला चौधरी रोते रोते बार बार बेहोश हो रही थी। न्यूज रूम लाइव में हम आखिरी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 50 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, ये बस आपको बता दें पुल से गिरी थी और इसके बाद माहौल में अफरा तफरी मच गई और इस पूरी घटना में अगर हम बात करें 50 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सोमवार को एक प्राइवेट बस स्कूल, अगर हम बात करें माफ कीजिएगा, ये प्राइवेट बस थी जो पुल से नीचे गिरी और इसके बाद बस में आग लग गई। घटना में करीब 50 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 13 अन्य यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मदद की घोषणा की है। उन्होंने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं और जिले के एसपी आईपी अरजरिया के अनुसार बस सतना से छतरपुर जा रही थी और वो पन्ना बाग अभ्यारण्य के पास स्थित पांडव झरने के पास पहुंची। तभी एक नाले पर बने पुल पर बस चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसमें करीब 15 फुट नीचे वो खाई में जा गिरी। हादसे में 50 यात्रियों की मौत की आशंका है और देर शाम करीब 21 शव मिले हैं। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि संभवतः पुल से गिरने के बाद बस के ईंधन टैंक में विस्फोट हो गया, जिससे बस में आग लग गई और इससे कई शव पूरी तरह अगर हम बात करें जल गए। फाल के पास में एक पुलिया है, उससे टकराई और एकदम से टकराने के बाद नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी तो उसमें आग लग गई। उसमें से 12 लोग अभी जीवित हैं, वो बाहर निकल पाए हैं। उन 12 लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 12 में से 11 एकदम से सुरक्षित है, एक का थोड़ा सीरियस है, तो उम्मीद है वो भी ठीक हो जाएंगे। ये बहुत दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतकों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अचानक इस तरफ यहाँ से पुल से गिर गई और डीजल टैंक फटने के बाद साइलेंसर से आग लगी। कितने लोग इसमें मर गए हैं, कितने लोग सवार थे इसमें? 35 आदमी। घटना के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। जैसा कि बताते हैं कि पुलिया से बस टकराई और नीचे गिर गई, सबके सब जल के खाक हो गए। मुश्किल से 6-7 आदमी बचे हैं। उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ और शासन जो संभव सहायता हो है और संभव से भी ज्यादा वो सहायता करने की प्रयास। और न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।